चैप्टर 13 उसांगा का पुरस्कार। 2 दिनों से वानरों का टार्जन उत्तर दिशा में आराम से शिकार कर रहा था और एक बड़े घेरे में झूलता हुआ वो उस समाशोधन से थोड़ी ही दूरी पर वापस आ गया था जहां उसने बर्था किर्च और युवा लेफ्टिनेंट को छोड़ा था। उसने रात नदी के ऊपर एक बड़े पेड़ पर बिताई थी जो समाशोधन से थोड़ी ही दूरी पर था, और अब सुबह के समय वह पानी के किनारे दुबका हुआ था और पिसाह नामक मछली को पकड़ने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, ये सोचकर कि वो उसे अपने साथ झोपड़ी में ले जाएगा जहां लड़की उसे अपने और अपने साथी के लिए पका सकती है। कांसे की मूर्ति की तरह वह धूर्त बंदर आदमी निश्चल था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि पिसाह नामक मछली कितनी सतर्क है। जरा सी हरकत भी उसे डरा देती और केवल असीम धैर्य से ही उसे पकड़ा जा सकता था। टार्जन अपनी खुद की फुर्ती और अपने हमले की अचानकता पर निर्भर था, क्योंकि उसके पास कोई चारा या हुक नहीं था। पानी के निवासियों के तौर तरीकों के बारे में उसका ज्ञान उसे बताता था कि पिसाह का कहाँ इंतजार करना है। मछली के उस छोटे से तालाब में तैरने में 1 मिनट या 1 घंटा लग सकता था जिसके ऊपर वह बैठा था, लेकिन देर सवेरे एक मछली आ ही जाती। ये बात बंदर आदमी को पता थी, इसलिए वह शिकारी जानवर के धैर्य के साथ अपने शिकार का इंतजार करता रहा। अंत में चमकदार शल्कों की चमक दिखाई दी। पिसाह आ रहा था। कुछ ही पल में वो उसकी पहुंच में आ जाएगा और फिर प्रकाश की तेजी से 2 मजबूत भूरे हाथ तालाब में उतरेंगे और उसे पकड़ लेंगे। लेकिन जिस क्षण मछली उसकी पहुंच में आने वाली थी, बंदर आदमी के पीछे झाड़ियों में एक जोरदार धमाका हुआ। तुरंत पिसाह चला गया और टार्जन गुर्राते हुए उस प्राणी का सामना करने के लिए घूम गया जो उसे डराने वाला हो सकता था। जिस क्षण वह मुड़ा, उसने देखा कि उपद्रव का कारण ज़ूटैग था। ज़ूटैग क्या चाहता है? बंदर आदमी ने पूछा। ज़ूटैग पानी पीने के लिए आता है, बंदर ने उत्तर दिया। ये जनजाति कहाँ है? टार्जन ने पूछा। वे जंगल में दूर पिसांग और स्किमेटाइन का शिकार कर रहे हैं, ज़ूटैग ने उत्तर दिया। और तरमांगनी वह और बैल? टार्जन ने पूछा। क्या वे सुरक्षित हैं? वे चले गए हैं, ज़ूटैग ने उत्तर दिया। उनके जाने के बाद से कुडू 2 बार अपनी मान से बाहर आ चुका है। क्या जनजाति ने उन्हें भगा दिया? टार्जन ने पूछा। नहीं, बंदर ने जवाब दिया। हमने उन्हें जाते नहीं देखा। हमें नहीं पता कि वे क्यों चले गए। टार्जन तेजी से पेड़ों के बीच से होते हुए समाशोधन की ओर बढ़ा। झोपड़ी और बोमा वैसे ही थे जैसे उसने उन्हें छोड़ा था, लेकिन वहां न तो आदमी का और न ही औरत का कोई निशान था। समाशोधन को पार करते हुए वह बोमा और फिर झोपड़ी में घुसा। दोनों खाली थे और उसके प्रशिक्षित नथुने उसे बता रहे थे कि वे कम से कम 2 दिनों से गायब थे। जब वह झोपड़ी से बाहर निकलने वाला था तो उसने दीवार पर लकड़ी के टुकड़े से पिन किया हुआ एक कागज देखा और उसे उतारकर उसने पढ़ा। मिस किर्चर के बारे में आपने जो कुछ मुझे बताया, और यह जानते हुए कि आप उसे नापसंद करते हैं, मुझे लगता है कि यह उसके और आपके लिए उचित नहीं है कि हम आप पर और अधिक समय लगाएं। मुझे पता है कि हमारी उपस्थिति आपको पश्चिमी तट की अपनी यात्रा जारी रखने से रोक रही है, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम आप पर और अधिक समय लगाए बिना तुरंत श्वेत बस्तियों तक पहुंचने का प्रयास करें। हम दोनों आपकी दयालुता और सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अगर कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं अपने दायित्व को चुका सकता, तो मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होती। इस पर लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक ने हस्ताक्षर किए थे। टार्जन ने अपने कंधे उचकाए, हाथ में नोट को मोड़ा और एक तरफ फेंक दिया। उसे जिम्मेदारी से कुछ राहत महसूस हुई और उसे खुशी हुई कि उन्होंने मामला उसके हाथ से निकाल दिया। वे चले गए थे और भूल जाएंगे, लेकिन किसी तरह वह भूल नहीं पाया। वह बोमा के पार चला गया और समाशोधन में चला गया। उसे बेचैनी महसूस हुई। एक बार उसने अचानक पश्चिमी तट पर अपना रास्ता जारी रखने के दृढ़ संकल्प के जवाब में उत्तर की ओर चलना शुरू किया। वो कुछ मील उत्तर की ओर घुमावदार नदी का अनुसरण करता, जहां उसका मार्ग पश्चिम की ओर मुड़ जाता और फिर एक जंगली पठार से होकर अपने स्रोत की ओर बढ़ता और तलहटी और पहाड़ों में चढ़ता। पर्वतमाला के दूसरी ओर वो पश्चिमी तट की ओर नीचे की ओर बहने वाली एक धारा की खोज करता,
और इस तरह नदियों का अनुसरण करते हुए उसे शिकार और भरपूर पानी मिलने का भरोसा होता। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया। शायद 1 दर्जन कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया। वो एक अंग्रेज है, उसने बुदबुदाया, और दूसरा एक महिला है। वे मेरी मदद के बिना बस्तियों तक कभी नहीं पहुंच सकते। जब मैंने कोशिश की तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार सका, और अगर मैंने उन्हें अकेले जाने दिया तो मैं उसे वैसे ही मार डालूंगा जैसे मैंने अपना चाकू उसके दिल में घोंप दिया हो। नहीं, और फिर से उसने अपना सिर हिलाया। बंदरों का टार्जन एक मूर्ख और कमजोर, बूढ़ी औरत है और वह दक्षिण की ओर मुड़ गया। मनु नामक बंदर ने 2 दिन पहले 2 तरमंगनी को जाते देखा था। बक बक करते और डांटते हुए उसने टार्जन को सारी बात बता दी। वे गोमंगनी गांव की दिशा में चले गए थे, इतना तो मनु ने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए वानर मानव जंगल से होते हुए दक्षिण दिशा में चला गया, और यद्यपि उसने उन लोगों के पदचिह्नों का अनुसरण करने का कोई ध्यानपूर्वक प्रयास नहीं किया, फिर भी उसने कई प्रमाण दिए कि वे इसी रास्ते से गए थे। उनके गंध चिन्हों के हल्के से निशान किसी पत्ते, शाखा या तने पर हल्के से चिपके हुए थे, जिसे उनमें से किसी ने छुआ था, या जिस रास्ते पर उनके पैर पड़े थे उस रास्ते की मिट्टी पर, और जहां रास्ता घने जंगल की गहरी गहराई से होकर जाता था वहां भी कभी कभी उनके जूतों के निशान रास्ते में सड़ती हुई वनस्पतियों के गीले ढेर में दिखाई देते थे। एक अकल्पनीय इच्छा ने टार्जन को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वही शांत, छोटी आवाज जो उन्हें अनदेखा करने के लिए डांटती थी, लगातार फुसफुसाती हुई लग रही थी कि उन्हें अब उसकी सख्त जरूरत है। टार्जन की अंतरात्मा उसे परेशान कर रही थी, जिसके कारण उसने खुद की तुलना एक कमजोर, बूढ़ी औरत से की, क्योंकि जंगलीपन में पला बड़ा और कठिनाइयों और क्रूरता का आदी हो चुका बंदर आदमी किसी भी तरह के सौम्य गुणों को स्वीकार करना पसंद नहीं करता था, जो वास्तव में उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। पगडंडी वाम्बोस गांव के पूर्व की ओर मुड़ गई और फिर नदी के पास चौड़े हाथी मार्ग पर लौट आई, जहां ये कई मील तक दक्षिण दिशा में चलती रही। अंत में वानर मानव के कानों में एक अजीब सी घरघराहट, धड़कन जैसी आवाज आई। एक पल के लिए वह रुक गया, ध्यान से सुनने लगा। एक हवाई जहाज, उसने बुदबुदाया, और बहुत तेज गति से आगे बढ़ गया। जब वानरों का टार्जन आखिरकार उस घास के मैदान के किनारे पर पहुंचा जहां स्मिथ ओल्डविक का विमान उतरा था, तो उसने एक नज़र में ही पूरे दृश्य को देखा और स्थिति को समझ लिया। हालांकि वह जो कुछ भी देख रहा था उस पर वह शायद ही भरोसा कर सकता था। बंधे और असहाय, अंग्रेज अधिकारी घास के मैदान के एक तरफ जमीन पर लेटा हुआ था, जबकि उसके चारों ओर जर्मन कमांड के कई अश्वेत भगोड़े खड़े थे। टार्जन ने इन लोगों को पहले भी देखा था और जानता था कि वे कौन थे। घास के मैदान से नीचे उसकी ओर एक हवाई जहाज आ रहा था जिसे काला उसांगा चला रहा था, और पायलट के पीछे वाली सीट पर गोरी लड़की बर्था किरचर बैठी थी। ये कैसे हुआ कि अज्ञानी जंगली उस विमान को चला सकता था? टार्जन न तो अनुमान लगा सका और न ही उसके पास इस विषय पर अटकलें लगाने का समय था। उसांगा के बारे में उसका ज्ञान, साथ ही गोरे आदमी की स्थिति, ने उसे बताया कि काला साजंट गोरी लड़की को ले जाने की कोशिश कर रहा था। वह ऐसा क्यों कर रहा था, जबकि वह उसे अपने नियंत्रण में ले चुका था और उसने जंगल में एकमात्र प्राणी को भी पकड़ लिया था और सुरक्षित कर लिया था जो उसकी रक्षा करना चाहता था। जहां तक कि काला जानता था, टार्जन अनुमान नहीं लगा सकता था, क्योंकि वह उसांगा की 24 स्वप्न पत्नियों के बारे में कुछ नहीं जानता था और न ही काले के अपने वर्तमान साथी नारातू के भयंकर स्वभाव के डर के बारे में। तब वह नहीं जानता था कि उसांगा ने कभी वापस न लौटने के लिए श्वेत लड़की के साथ भागने का निश्चय कर लिया था और अपने और नारातू के बीच इतनी बड़ी दूरी बना ली थी कि बाद वाला उसे फिर कभी न पा सके। लेकिन यह वही बात थी जो काले के दिमाग में थी, हालांकि उसके अपने योद्धाओं ने भी इसका अनुमान नहीं लगाया था। उसने उनसे कहा था कि वह बंदी को उत्तर के सुल्तान के पास ले जाएगा और वहां उसका बहुत बड़ा मूल्य प्राप्त करेगा, और जब वह वापस आएगा तो उन्हें लूट का कुछ हिस्सा मिलेगा। ये बातें टार्जन को नहीं पता थीं। उसे सिर्फ वही पता था जो उसने देखा था, एक नीग्रो एक गोरी लड़की को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। मशीन धीरे धीरे जमीन से दूर जा रही थी। कुछ ही पलों में वह तेजी से ऊपर उठकर उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी।
पहले तो टार्ज़न ने सोचा कि वह अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर उसंगा को मार देगा, लेकिन जल्दी ही उसने यह विचार त्याग दिया क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही पायलट मारा जाएगा, मशीन बेकाबू होकर पेड़ों के बीच लड़की को कुचलकर मार डालेगी। उसके पास केवल एक ही तरीका था जिससे वह उसकी सहायता कर सकता था, एक ऐसा तरीका जिसके असफल होने पर उसे तत्काल मृत्यु का सामना करना पड़ता, और फिर भी उसने इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसंगा ने उसे नहीं देखा क्योंकि वह पायलट के असामान्य कर्तव्यों पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा था, लेकिन घास के मैदान के पार अश्वेतों ने उसे देखा और वे उसे रोकने के लिए जोरदार और क्रूर चीखों और खतरनाक राइफलों के साथ आगे भागे। उन्होंने एक विशालकाय श्वेत व्यक्ति को पेड़ की शाखाओं से छलांग लगाते हुए घास के मैदान पर देखा और तेजी से विमान की ओर दौड़ा। उन्होंने उसे भागते हुए अपने कंधों से घास की एक लंबी रस्सी लेते हुए देखा। उन्होंने देखा कि फंदा उसके सिर के ऊपर एक लहराते हुए घेरे में झूल रहा था। उन्होंने देखा कि मशीन में मौजूद श्वेत लड़की ने नीचे देखा और उसे खोज लिया। भागते हुए बंदर आदमी से 20 फीट ऊपर एक विशाल विमान उड़ रहा था। खुला फंदा उसके पास आया और लड़की ने बंदर आदमी के इरादों को आधा भांपते हुए फंदे को पकड़ लिया और खुद को संभालते हुए दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। इसी समय टार्ज़न को उसके पैरों से घसीटा गया और विमान नए तनाव के जवाब में एक तरफ झुक गया। उसंगा ने बेतहाशा नियंत्रण को पकड़ा और मशीन एक तीव्र कोण पर ऊपर की ओर उछली। रस्सी के अंत में लटकता हुआ बंदर आदमी अंतरिक्ष में पेंडुलम की तरह झूल रहा था। जमीन पर बंधा हुआ अंग्रेज इन सभी घटनाओं का गवाह था। उसका दिल रुक गया जब उसने टार्ज़न के शरीर को हवा में पेड़ों की चोटियों की ओर उड़ते देखा, जिसके बीच ऐसा लग रहा था कि वह अनिवार्य रूप से गिर जाएगा, लेकिन विमान तेजी से ऊपर उठ रहा था, जिससे जानवर आदमी सबसे ऊपर की शाखाओं को पार कर गया। फिर धीरे धीरे हाथों पर हाथ रखकर वह धड़ की ओर चढ़ा। लड़की फंदे से बुरी तरह चिपकी हुई थी और रस्सी के निचले सिरे पर लटक रहे भारी वजन को थामे रखने के लिए अपनी हर मांसपेशी पर जोर दे रही थी। उसंगा, जो इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ था कि उसके पीछे क्या हो रहा है, उसने विमान को हवा में और अधिक ऊपर उड़ा दिया। टार्ज़न ने नीचे की ओर देखा। उसके नीचे पेड़ों की चोटियां और नदी तेजी से पीछे की ओर चली गई और उसके और हजारों फीट नीचे जम्हाई ले रही मौत के बीच सिर्फ एक पतली घास की रस्सी और एक कमजोर लड़की की मांसपेशियां ही खड़ी थीं। बर्था किरचर को ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों की उंगलियां मर चुकी हैं। सुन्नापन उसकी बाहों से होते हुए कोहनी तक पहुंच रहा था। वो कब तक अपने लटकते हुए बालों को पकड़े रह सकती थी, इसका उसे अंदाजा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि उन बेजान उंगलियों को किसी भी पल आराम मिल जाना चाहिए, और फिर जब उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, उसने देखा कि एक मजबूत भूरे रंग का हाथ ऊपर उठा और धड़ के किनारे को पकड़ लिया। तुरंत रस्सी पर से भार हटा दिया गया और एक पल बाद वानरों के टार्ज़न ने अपने शरीर को किनारे से ऊपर उठाया और एक पैर किनारे पर फेंक दिया। उसने उसंगा की ओर देखा और फिर अपना मुंह लड़की के कान के पास रखते हुए उसने कहा, क्या तुमने कभी विमान उड़ाया है? लड़की ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि काले आदमी के पास चढ़कर उस पर नियंत्रण कर सको, जबकि मैं उसकी देखभाल करूंगी? लड़की ने उसंगा की ओर देखा और कांप उठी। हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन मेरे पैर बंधे हुए हैं। टार्ज़न ने अपने शिकार के चाकू को म्यान से निकाला और नीचे पहुंचकर उसके टखनों को बांधने वाले पट्टों को काट दिया। फिर लड़की ने अपनी सीट पर बंधे हुए पट्टे को खोल दिया। एक हाथ से टार्ज़न ने लड़की की बांह पकड़ी और उसे संभाला, जबकि दोनों धीरे धीरे दो सीटों के बीच में कुछ फीट की दूरी पर रेंग रहे थे। विमान का एक हल्का सा झुकाव उन दोनों को अनंत काल में ले जा सकता था। टार्ज़न को एहसास हुआ कि केवल संयोग के चमत्कार से ही वे उसंगा तक पहुंच सकते थे और पायलटों में बदलाव ला सकते थे, और फिर भी वह जानता था कि उस मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब से उसने विमान को पहली बार देखा था, तब से ही उसे एहसास हो गया था कि ब्लैक को पायलट के रूप में लगभग कोई अनुभव नहीं था, और अगर ब्लैक सार्जेंट नियंत्रण में रहा तो निश्चित रूप से मौत उनका इंतजार कर रही होगी। उसंगा को पहली बार इस बात का एहसास तब हुआ कि उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं है,
जब लड़की अचानक उसके पास आई और उसने नियंत्रण पकड़ लिया और उसी क्षण स्टील जैसी उंगलियों ने उसका गला पकड़ लिया। एक भूरे रंग का हाथ तेज धार वाले ब्लेड से नीचे गिरा और उसकी कमर के चारों ओर बंधी पट्टी को काट दिया और विशाल मांसपेशियों ने उसे उसकी सीट से उठा लिया। उसंगा ने हवा में पंजे मारे और चीखा, लेकिन वह एक बच्चे की तरह असहाय था। दूर मैदान में मौजूद पर्यवेक्षकों ने विमान को आसमान में उछलते हुए देखा, क्योंकि नियंत्रण बदलने के कारण विमान अचानक नीचे गिर गया था। उन्होंने इसे ठीक से देखा और एक छोटा सा चक्कर लगाते हुए अपनी दिशा में वापस लौटे, लेकिन यह उनसे बहुत ऊपर था और सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि वे धड़ के अंदर क्या हो रहा था ये कुछ भी नहीं देख पाए। लेकिन कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक ने निराशा से सांस ली, क्योंकि उसने विमान से एक मानव शरीर को नीचे गिरते देखा। हवा में मुड़ते हुए ये लगातार बढ़ते वेग से नीचे गिरा और अंग्रेज ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि यह चीज उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। एक दबी हुई आवाज के साथ वह घास के मैदान के बीचों बीच घास पर गिर पड़ा, और जब आखिरकार अंग्रेज ने फिर से उस पर नजर डालने की हिम्मत जुटाई, तो उसने दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि खून से सने घास पर पड़ा वह बेढंगा पिंड एक काले चमड़े से ढका हुआ था। उसंगा को उसका इनाम मिल गया था। विमान बार बार घास के मैदान के ऊपर चक्कर लगाता रहा। अश्वेत, जो पहले अपने नेता की मौत से निराश थे, अब क्रोध के उन्माद में थे और बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। लड़की और बंदर आदमी ने उन्हें अपने शहीद नेता के शव के चारों ओर एक गांठ में इकट्ठा होते देखा। उन्होंने देखा कि जब वे घास के मैदान के ऊपर चक्कर लगा रहे थे, तो उन पर काले मुठियां लहरा रही थीं और राइफलें उन्हें डराने के लिए लहरा रही थीं। टार्जन अभी भी पायलट की सीट के ठीक पीछे धड़ से चिपका हुआ था। उसका चेहरा बर्था किरचर के बगल में था और अपनी आवाज के शीर्ष पर, प्रोपेलर, इंजन और निकास के शोर से ऊपर, उसने उसके कान में निर्देश के कुछ शब्द चिल्लाए। जैसे ही लड़की ने उसके शब्दों का अर्थ समझा, वह पीली पड़ गई, लेकिन उसके होंठ सख्त हो गए और उसकी आंखों में अचानक दृढ़ निश्चय की आग चमक उठी। जैसे ही उसने विमान को जमीन से कुछ फीट की दूरी पर और काले लोगों से घास के मैदान के विपरीत छोर पर उतारा और फिर पूरी गति से जंगली लोगों पर टूट पड़ी। विमान इतनी तेजी से आया कि उसंगा के लोगों को इसके खतरे का एहसास होने के बाद भी भागने का समय नहीं मिला। यह जमीन पर गिरा और जैसे ही यह उनके बीच से टकराया और उन्हें चीरता हुआ निकल गया, यह विनाश का एक वास्तविक रथ था। जब ये जंगल के किनारे पर रुका, तो बंदर आदमी तेजी से जमीन पर कूद गया और युवा लेफ्टिनेंट की ओर भागा, और जाते समय उसने उस जगह पर नजर डाली जहां योद्धा खड़े थे, जरूरत पड़ने पर खुद का बचाव करने के लिए तैयार थे, लेकिन वहां उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। वे मरते मरते 50 फीट तक घास के मैदान में बिखरे पड़े थे। जब तक टार्जन ने अंग्रेज को आजाद किया, तब तक लड़की भी उनके साथ आ गई। उसने बंदर आदमी को धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन उसने इशारे से उसे चुप करा दिया। तुमने खुद को बचा लिया, उसने जोर देकर कहा, क्योंकि अगर तुम विमान चलाने में असमर्थ होते, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। और अब, उसने कहा, तुम दोनों के पास बस्तियों में लौटने का साधन है। दिन अभी भी जवान है। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पेट्रोल है तो तुम आसानी से कुछ घंटों में दूरी तय कर सकते हो। उसने विमान चालक की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। स्मिथ ओल्डविक ने अपना सिर हिलाकर सकारात्मक जवाब दिया। मेरे पास बहुत कुछ है, उन्होंने जवाब दिया। तो फिर तुरंत चले जाओ, बंदर आदमी ने कहा। तुम दोनों में से कोई भी जंगल में नहीं रहना चाहता। बोलते समय उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लड़की और अंग्रेज भी मुस्कुराए। ये जंगल कम से कम हमारे लिए तो कोई जगह नहीं है, स्मिथ ओल्डविक ने कहा, और यह किसी भी अन्य गोरे आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। तुम हमारे साथ सभ्यता में वापस क्यों नहीं आते? टार्जन ने अपना सिर हिलाया। मुझे जंगल ज्यादा पसंद है, उसने कहा। विमान चालक ने अपना पैर जमीन में गड़ा दिया और अभी भी नीचे देखते हुए कुछ ऐसा बोल दिया जिसे कहने से उसे नफरत थी। अगर यह जीवनयापन का सवाल है, बूढ़े आदमी, उसने कहा, इर पैसा, इर तुम्हें पता है। टार्जन हंसा। नहीं, उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है। मैं जंगल में पैदा हुआ हूँ। मैंने अपना सारा जीवन जंगल में बिताया है,
और मैं जंगल में ही मरूंगा। मैं कहीं और जीना या मरना नहीं चाहता। बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया। वे उसे समझ नहीं पाए। जाओ, बंदर आदमी ने कहा। जितनी जल्दी तुम जाओगे उतनी जल्दी तुम सुरक्षित पहुंच जाओगे। वे दोनों साथ साथ विमान की ओर चल पड़े। स्मिथ ओल्डविक ने बंदर आदमी का हाथ दबाया और पायलट की सीट पर चढ़ गया। अलविदा, लड़की ने टार्जन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरे जाने से पहले क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मुझसे अब और नफरत नहीं करते? टार्जन का चेहरा धुंधला गया। बिना कुछ कहे उसने उसे उठाया और अंग्रेज के पीछे उसकी जगह पर ले गया। बर्था किरचर के चेहरे पर दर्द का भाव था। मोटर चालू हुई और एक पल बाद दोनों तेजी से पूर्व की ओर बढ़ रहे थे। घास के मैदान के बीच में खड़ा बंदर आदमी उन्हें देख रहा था। ये बहुत बुरी बात है कि वह एक जर्मन और जासूस है, उसने कहा, क्योंकि उससे नफरत करना बहुत मुश्किल है।